तो बच्चों आज बड़ा इंटरेस्टिंग बात करने जा रहे हैं। क्या बात है आज? ऐसी कौन सी क्लास 12th की बात है जो आप डेली लाइफ में देखते हो? वैसे तो फिजिक्स की हर चीज हम लोग रोज देखते हैं अपने दिनचर्या में। अब देखिए बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि जाड़ों के दिनों में आपने हीटर चलाया, हीटर चल रहा था बढ़िया सा, अचानक से उसका कोई स्विच ऑफ कर दे तो उसके जो सॉकेट होता है ना या स्विच होता है ना, उसके अंदर एक आपको स्पार्क देखने को मिलता है। बिल्कुल सही है। रेफ्रिजरेटर अगर ऑन है, ऑल ऑफ सडन उसको आप ऑफ कर दो तो उसके जो सॉकेट है या स्विच है उसके अंदर आपको स्पार्क देखने को मिल जाता है ज्यादातर। क्या है इसके पीछे का रीजन सब जानेंगे। इसी तरीके से आयरन, ये आयरन प्रेस, तो आप अगर प्रेस कर रहे हो, ऑल ऑफ सडन स्विच बंद करो, अचानक से स्विच के अंदर एक स्पार्क होता है और फक ऐसे करके आवाज होती है, फक, है ना? तो ये क्यों होती है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये सारा जानेंगे। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, देखते हैं। तो बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ रितेश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। और आज कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात जानने जा रहे हैं। क्लास 12th का टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो अपने टॉपिक का हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों। टॉपिक का हेडिंग है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है ये सेल्फ इंडक्टेंस? तो समझते हैं आराम से। देखिए, ये एक कॉइल है। इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रही है आई। मान लीजिए इस कॉइल के अंदर एन टर्न्स है, कैपिटल एन टर्न्स है। आई करंट जो है इसके अंदर फ्लो कर रही है, कुछ इस तरीके से जा रही होगी बच्चों। अब अगर इसमें बेटा करंट जा रही है आपकी, तो इस करंट के फ्लो की वजह से कॉइल में फ्लक्स आ जाएगा। ऐसे करके ये 5 फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक कर रहा होगा उसे मैं लिखता हूं लैम्डा। दैट इज टोटल फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल। ये बेटा हो जाएगा आपका लैम्डा। अब ये लैम्डा बराबर होगा किसके? देखो बेटा, ये आप देखो ध्यान से कि ये एक टर्न से, मतलब आप कह रहे हो कि हर एक टर्न से फाई लिंक कर रहा है, तो टोटल एन टर्न से तो टोटल फ्लक्स कितने लिंक कर रहा होगा, वो हो जाएगा एन फाई। भाई हम कर देते थे ना, एन टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो एन फाई हो जाएगा टोटल फ्लक्स लिंकिंग विद द कॉइल। आपका फाई जो प्रोड्यूस हो रहा है वो आपका हर एक से लिंक कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स लिंकेज आपकी, यानी कि टोटल जो फ्लक्स इस कॉइल से लिंक कर रहा होगा वो आपका एन फाई हो जाएगा। आसान है ना, एन टर्न्स है क्योंकि। अब देखो बेटा, कुछ और थ्योरी देखो। मैं इस फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहा हूं, इसे लैम्डा क्या होता है? फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज, तो ये फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहा हूं। ये कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है मेरा फाई। और ये फाई किसकी वजह से, फ्लक्स किसकी वजह से? भाई सेल्फ है ये फ्लक्स। सेल्फ होने का मतलब क्या है? भाई इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है और इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसकी खुद की बनी, कोई दूसरा तो लाया नहीं, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो सेल्फ फ्लक्स है, इसे मैंने सेल्फ फ्लक्स कहा बच्चों। अगर ध्यान से देखें आप, तो जैसे करंट जाएगी, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स आएगा। बहुत बढ़िया। अगर करंट टाइम वेरिंग हो गई तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग हो गई और आपका फ्लक्स भी टाइम वेरिंग हो गया। और अगर आपका फ्लक्स टाइम वेरिंग हो गया तो आपकी फ्लक्स लिंकेज यानी कि टोटल फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल भी टाइम वेरिंग हो गया। अब किसी कॉइल से अगर टाइम वेरिंग फ्लक्स लिंक कर रहा होता है या किसी कॉइल के अंदर से आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज इसके अंदर आपका ईएमएफ आ जाता है। अभी समझेंगे वो ईएमएफ कैसे आता है। अब आप ध्यान से देखें बच्चों, तो ये लैम्डा जो है फ्लक्स लिंकेज, ये आपकी कहीं ना कहीं आई पर डिपेंडेंट है। फ्लक्स लिंकेज कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है आई यानी कि करंट पर। तो मैं कह सकता हूं कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स लिंकेज बढ़ती है, करंट घटाओगे
फ्लक्स लिंकेज कम हो जाती है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आप यहां पर लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट को कहते हैं इंडक्टेंस, और ज्यादा अच्छे से बोले तो सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। समझेंगे सेल्फ इंडक्टेंस क्या बताता है थोड़ी देर में। बेटा इसे सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। अब आपका लैम्डा बराबर आ गया एल आई, ये एक इक्वेशन है, इसे नोट कर लिया। एल को अभी जानेंगे और डिटेल में जानेंगे, परेशान मत हो। तो मैंने बताया कि अगर आपकी करंट चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, घटना या बढ़ना, उससे फ्लक्स भी चेंज होगा, घटना या बढ़ना, तो आपका ईएमएफ भी चेंज होगा। और अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, फेराडे लॉ ये कहता है यदि किसी कॉइल से फ्लक्स में वेरिएशन होगा तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो भाई टोटल फ्लक्स से, और वो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो होता है टोटल जितना फ्लक्स वेरी कर रहा है। टोटल फ्लक्स क्या है, एन फाई, जो कि लैम्डा है, तो ये डी लैम्डा बाई डी टी लिख दिया मैंने। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकिंग टू द कॉइल। सिंपल सी बात। ये कहां से लिखा, फेराडेज लॉ से लिखा। बहुत बढ़िया, यहां तक की बातें सारी समझ में आई। अब ये जो ईएमएफ है ये किसके कारण आया, किसी और के कारण आया। भाई ये फ्लक्स किसके कारण आया, खुद की करंट के कारण आया। खुद की करंट में, इस कॉइल के खुद की करंट में वेरिएशन हुआ, और उस वेरिएशन की वजह से इस फ्लक्स में वेरिएशन हुआ, और उसी की वजह से ये ईएमएफ आया। तो बेटा ये जो ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। क्यों, क्योंकि दिस ईएमएफ जनरेट्स इन द कॉइल due to the variation of its own current. What is the cause of the this induced EMF? The cause of this induced EMF is the variation in this current. So according to Lenz law, it will oppose its own cause of generation. And what is the cause of generation? That is the variation in the current. तो बेटा आपका क्या है, लेंज लॉ ये कहता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, वो अपने कॉज का अपोज करेगा। इसके कॉज का अपोज, इसका कॉज क्या है, इसके जनरेशन का कॉज क्या है, वेरिएशन इन दिस करंट। तो ये वेरिएशन किसके साथ, टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ करंट वेरी ना करे तो फ्लक्स वेरी नहीं करेगा, और अगर फ्लक्स वेरी नहीं करेगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है ये इस करंट के वेरिएशन का अपोज कर रहा है। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इस करंट के वेरिएशन का अपोज कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं ई को लिखूं, लैम्डा की वैल्यू रख दूं, तो ये हो जाएगा एल डी आई, यहां पर हो जाएगा एल कांस्टेंट बाहर निकाल लिया तो आ गया डी आई बाई डी टी। एल जो है सोलली डिपेंडेंट होता है बच्चों आपका, ये किस पर डिपेंडेंट होता है, ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल पर। ठीक है, तो आपका जो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, वो आ गया एल डी आई बाई डी टी। द पोलैरिटी ऑफ दिस ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द करंट। एकदम सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, पहले से नोट करो कॉपी में, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए बच्चों आगे की बातचीत क्या है। ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपका, दैट इज ई, ये आ किस लिए रहा है, करंट के वेरिएशन की वजह से आ रहा है, आप देख सकते हो। अब इस ये कितना ज्यादा होगा या क्या इसकी टेंडेंसी होगी, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ it will oppose its cause of generation, that is the variation of the current। तो मैंने बताया था आपको एल सेल्फ इंडक्टेंस है, वहां पे लिखा भी है बोर्ड पर, जरा ध्यान से बच्चों सारी बात समझना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब
मैं कह रहा कि किसी करंट का रेट कांस्टेंट है, करंट का रेट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट का रेट कांस्टेंट है। दो कॉइल्स हैं, एक में बहुत ज्यादा टर्न्स हैं और एक में कम टर्न्स हैं। तो भाई एल आपका कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो जिसमें ज्यादा टर्न्स होंगे उसका एल डेफिनेटली ज्यादा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी। ये चीज अगर कांस्टेंट है, करंट नहीं बोला है कांस्टेंट, मैंने बोला है करंट का टाइम रेट कांस्टेंट है, तो बेटा आपको देखने को मिलेगा ये कॉइल जो है इसमें ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा एज कंपेयर टू दिस कॉइल। तो ई आपका ज्यादा होगा ई प्राइम से, क्यों? क्योंकि डी बाई डी टी दोनों के लिए कांस्टेंट, लेकिन एक का एल ज्यादा दूसरे का एल कम। तो यानी कि जिस कॉइल की जितनी ज्यादा इंडक्टेंस होगी वो उतना ज्यादा करंट के वेरिएशन का अपोज करेगा। पहला पॉइंट एकदम ध्यान से समझना, जिस कॉइल की जितनी ज्यादा इंडक्टेंस होगी सेल्फ इंडक्टेंस, वो जो कॉइल है ज्यादा करंट के वेरिएशन का अपोज करेगा। आपका रेजिस्टेंस क्या इंडक्टेंस सेम है? ये पॉइंट पे भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बच्चों। देखिए रेजिस्टेंस कहता कि करंट का रेट हो या करंट हो मैं सबको अपोज करूंगा, लेकिन आपका जो इंडक्टर है वो तब एक्शन में आता आपका, तब करंट क्या अपोज करता, करंट का अपोज नहीं करता, करंट के वेरिएशन का अपोज करता, जब जहां पर आपका करंट टाइम के साथ चेंज हो। या मैं कुल मिला के इतनी बच्चों बात कह सकता हूं कि आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो तब एक्शन में आएगा if there is any variation in the current. If this current is constant, the differentiation is equal to 0 और आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। अगर आपकी करंट कांस्टेंट है तो ये आपका डिफरेंशिएशन 0 आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, जिसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो आपका रेजिस्टेंस जो है बच्चों, रेजिस्टेंस तो हमेशा करंट का अपोज करता है, वेरिएशन हो या ना हो, लेकिन आपका इंडक्टर तब एक्शन में आता है जब यहां पर आपके करंट का वेरिएशन आता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? सो सेल्फ इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर की सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लिजिबल मान लेते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो होती है, आगे डिस्कस करेंगे। जो शुरुआत में बात कही थी कि वो कैसे होता है। तो व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर और कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द वेरिएशन ऑफ करंट। जितनी ज्यादा ये प्रॉपर्टी होगी उतना ज्यादा ये वेरिएशन का अपोज करेगी। तो हम सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में अब जानते हैं बच्चों कि सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी, क्या क्या चीजें जानते हैं सारी। इसे नोट कर लीजिए आप लोग पहले। तो आइए देखते हैं बच्चों क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। इट इज दी, लिखते जाइएगा साथ ही साथ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और कॉइल ड्यू टू विच they oppose the variation of current with time। सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, समझी जा सकती है। मैंने बताया आपको कि भाई आपका जो फ्लक्स लिंकेज था एन फाई, ये बराबर आया था एल आई के। तो आपका एल बराबर क्या हो जाएगा? एन फाई अपॉन आई। अब ये देखिए, आप सोचोगे करंट से डिपेंडेंट है, इंडक्टेंस तो करंट से डिपेंडेंट हो गई सर। नहीं भाई, करंट से डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि फाई इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ करंट, तो वहां पर करंट कैंसिल हो जाती है। देखेंगे अभी हम जब सोलेराइड की इंडक्टेंस निकालेंगे तो समझेंगे। अब बच्चों आगे की बात समझते हैं और डिटेल में। देखो ये आपका ये आ गई इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है हेनरी होती है, एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है बच्चों, इसके आगे की बात सुनिए कि भाई इंडक्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इंडक्टेंस का। अगर ये सब ठीक है तो भाई क्या इससे निकालोगे? नहीं, हमने ये पढ़ा था ना अभी, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो अब आप क्या करो, E क्या है? वोल्टेज। अब वोल्टेज की भी याद नहीं होगी आप लोगों को, तो वोल्टेज को क्या याद रखो कि भाई जूल पर कूलाम। तो जूल की यूनिट क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कूलाम की यूनिट क्या होती है? ए इंटू टी।
ठीक, अब यहां पर क्या है, डी आई बाई डी टी, दैट इज ए बाई टी, यही तो है, ध्यान से देखो, डी आई बाई डी टी, आई की वैल्यू क्या है, आई की क्या होती है, ए, और टी टी रहा, तो ये टी से टी गया, और एल आ गया आपका एम ए माइनस टू एल स्क्वायर टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे डिस्कस करते हैं बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। और अब बच्चों देखते हैं सिंबल ऑफ इंडक्टर, सिंबल ऑफ अब इंडक्टर को कैसे दिखाओगे, सर्किट में ऐसे थोड़ी सोलिनॉइड बड़ी सी बना के रख दोगे। देखो तो इंडक्टर का बेसिक जो सिंबल है, सिंपल सा, सर्किट में हम इस तरीके से दिखाते हैं इंडक्टर, ये हमारी इंडक्टेंस हो गई, ठीक। तो इसका जो इंडक्टेंस एल इस तरीके से दिखाते हैं, सर्किट में ये इस तरीके से दिखाया जाता है, ये इंडक्टर का। आइए बच्चों देखते हैं कि क्या होती है सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलेनॉइड की। तो देखते हैं, सेल्फ हेडिंग डालिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो बच्चा पार्टी, सोलेनॉइड कैसी होती है आप लोगों ने देखी थी भाई, सोलेनॉइड आपकी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है। इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर था, इसके ऊपर कॉइल हमने ली और ऐसे करके वाइंडिंग इसके ऊपर कर दिए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, ठीक। इस तरीके से आपकी है, रेस्ट ऑफ पीस को मैं हटा दे रहा। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों कि अगर ये सोलेनॉइड है, इसकी कुछ टोटल लेंथ भी है, इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है, कुछ इसमें से ऐसे करंट गई और ये करंट आ गई, ठीक। ये ए एंड बी है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर केवल एयर है, कुछ और नहीं है, सिंपल एयर है, यहां पर जो सोलेनॉइड का हॉलो सिलेंडर है उसमें केवल एयर है, तो ये एयर कोर सोलेनॉइड कहलाती है, एयर कोर सोलेनॉइड। अगर मैं इसके अंदर बेटा आयरन का पीस डाल दूं, एक आयरन की रॉड डाल दूं, तो वो हो जाएगी आयरन कोर सोलेनॉइड। तो बेटा याद रखना, जो आपकी आयरन कोर सोलेनॉइड होती है उसकी ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होती है एज कंपेयर टू एयर कोर, अगर हम सेम ज्योमेट्री की बात करें। तो बच्चों अब देखते हैं कि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो, कुछ पैरामीटर को पहले नोट कर लेते हैं। तो व्हाट इज एल, एल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। व्हाट इज ए, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। अब देखो कैपिटल एन इज इक्वल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड, ठीक। स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है भाई। तो बेटा आपका जो लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर होता है एल आई, ठीक। लैम्डा क्या होता है, टोटल फ्लक्स लिंकेज, लैम्डा क्या होती है, टोटल फ्लक्स लिंकेज। अब देखिए, अगर फ्लक्स जो आपकी सोलेनॉइड है उसके एक टन से 5 फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो ऐसे और क्या होंगे, एन टन से, तो हर एक से 5 लिंक कर रहा होगा, उस समय आपकी जो टोटल फ्लक्स लिंकेज होती है लैम्डा बराबर n5 होती है। तो अभी हमने ये पढ़ा था, ये करंट पे प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स लिंकेज, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के ये कांस्टेंट लगाया था, जिसको हमने कहा था सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी अभी हमने डायमेंशन वगैरह भी चेक करी थी। अब बेटा देखिए, आपकी ये सेल्फ इंडक्टेंस आ गई बच्चों। अब और जानते हैं भाई सेल्फ इंडक्टेंस से कैसे सोलेनॉइड की निकालनी है। तो भाई सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा लैम्डा। अगर मुझे एल निकालना है तो एल बराबर होता है लैम्डा अपॉन आई। लैम्डा बराबर क्या था, एन फाई अपॉन आई, ठीक। अब एन तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, फाई बराबर क्या होता है, बी ए अपॉन आई।
तो मुझे बी पता होना चाहिए। बी बराबर इन द केस ऑफ सोलेनॉइड जो बी आपकी जनरेट होती है, बनती है, वो होती है म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। अब एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपके कितने हैं? वो कैपिटल एन है, तो ये हो जाएगा एन बाई एल इंटू आई। तो अब मैं सारी वैल्यू को पुट कर दूंगा और देखूंगा क्या मिलता है। तो मैंने यहां पर रख दिया, तो देखिए एल बराबर एन म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई एल ए, और इधर आ गया आई, आई से आई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। तो आपका बेटा ये हो जाती है सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल इंटू ए। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। देखिए, अगर आपकी एयर कोर ना हो के ये आयरन कोर होती तो उस केस में आपकी एल आई में लिख दे रहा, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आयरन कोर सोलेनॉइड। तो उसकी क्या हो जाएगी? एल आई इज इक्वल टू हो जाएगी म्यू ऑफ एफ ई, दैट इज म्यू आई रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द आयरन इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। आपको बताऊं ये म्यू आर की वैल्यू 5000 टू 6000 होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, म्यू आर रिलेटिव की बात कर रहा हूं मैं, एयर के इतने टाइम्स होती है ये आपकी आयरन की परमिएबिलिटी। तो बेटा आपको यहां पर समझना कि आयरन जरा सा डालोगे सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात हमें यहां पर समझ में आती है। और बात समझो, जो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टन्स, जितना स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टन्स करोगे उतनी ज्यादा आपकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। बाद में ध्यान से देखो, यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। आपके नंबर ऑफ टन्स फिक्स है, आपने लेंथ बढ़ा दी ऑटोमेटिकली एन कम हो जाएगा। और अगर एन कम हो गया, यानी कि स्मॉल एन की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाती है। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सेल्फ इंडक्टेंस जो होती है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा सोलेनॉइड का, उतनी ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगी। तो ये सारी बातचीत थी सेल्फ इंडक्टेंस की, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। स्क्रीन पॉज करिए और इसे नोट करिए। बच्चों एक सोलेनॉइड है, इसका ये मान लीजिए एक सोलेनॉइड है इस तरीके से। इस सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कांस्टेंट रखा, पर नंबर ऑफ टर्न्स ट्वाइस कर दिए, नंबर ऑफ टर्न्स ट्वाइस कर दिए, तो एन प्राइम इज इक्वल टू 2n हो गया, और लेंथ भी जो होगी दुगनी कर दी पहले से। तो ये पूछ रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितनी हो जाएगी अगर पहले एल थी। ट्राई करिए बच्चों, खुद से ट्राई करिए, स्क्रीन पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। तो आई होप आप लोगों ने बच्चों ट्राई किया होगा। तो देखो, आपके सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी निकाला था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब आपका L जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई एल के। ठीक, तो आपकी जो न्यू इंडक्टेंस आ जाएगी L प्राइम, ये बराबर होगी एन प्राइम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इधर हो जाएगी L अपॉन एल प्राइम, और इधर आ जाएगा आपकी पुरानी इंडक्टेंस। एन प्राइम ट्वाइस कर दिए नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेंथ आपकी दुगनी कर दी, तो ये हो गया 2। तो यहां से देखिए ये गया, ये गया, ये आ गया 2। तो आपकी सेल्फ इंडक्टेंस जो होगी सोलेनॉइड की 2 टाइम्स हो जाएगी। एक बेसिक क्वेश्चन था, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों देखते हैं पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। पोलैरिटी ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड
ईएमएफ क्या होगी इसकी पोलैरिटी। तो तीन केसेस हैं। पहला देखो, मान लो ये एक इंडक्टर है, इसमें करंट आई इस तरीके से जा रही है एंड आई इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, आई इज इंक्रीजिंग विद द टाइम। इन दैट केस भाई समय के साथ आपकी करंट बढ़ रही है। इंडक्टर क्या कहेगा, इंडक्टर कहता है कि मेरे अक्रॉस वोल्टेज कुछ लगाओ, मेरे अक्रॉस वोल्टेज कुछ लगाओ, पर मेरे में से जा रही करंट को बदलोगे तो मैं इसका अपोज करूंगा। अब ये अपोज करंट बढ़ रही है तो अपोज कैसे कर सकता है, यहां वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल का कर दे, यहां वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल का कर दे, तो यहां पर करंट को हायर पोटेंशियल का पॉइंट दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा होगा और करंट डिक्रीज होगी। ठीक, तो इस केस में बेटा आपकी पोलैरिटी जो होगी, मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, ये E और मैग्नीट्यूड आ गया इसका LdI/dt। तो अगर करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है तो इस तरीके का केस बनेगा, जो आपका इंड्यूस्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये आ जाएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आगे की बात करते हैं कि इफ आई करंट इज कांस्टेंट, तब क्या होगा, अगर करंट आपका कांस्टेंट है बेटा, तब इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ LdI/dt जो है जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपकी करंट कांस्टेंट है तो DI/dt जीरो होता है। तो इस केस में आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जीरो हो जाएगा। तो ये जो एकदम सिंपल प्लेन कंडक्टर की तरह काम करेगी, या मैं कह सकता हूं इंडक्टर आपका शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट हो जाएगा। तो इंडक्टर विल शॉर्ट सर्किटेड का मतलब क्या होता है बेटा, इसके दोनों टर्मिनल शॉर्ट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इन दिस केस इंडक्टर will behave as short circuited element, ये शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मान लो इंडक्टर आपका कुछ इस तरीके से है, ये इंडक्टर है, इसमें करंट इस तरीके से जा रही है आई, बट दिस करंट इज डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज ऑफ टाइम। टाइम के साथ ये करंट डिक्रीज हो रही है, ऑटोमेटिकली DI/dt आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब कैसा आना चाहिए, अब कैसा आना चाहिए इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके से आना चाहिए कि करंट का सपोर्ट करे। करंट का सपोर्ट कैसे कर सकता है, मान लो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट पोटेंशियल है जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, ठीक, या फिर कोई पोटेंशियल है, करंट का सपोर्ट कैसे कर सकता है, अगर यहां पर ये लोअर पोटेंशियल पॉइंट बना दे तो करंट को ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा, जिसकी वजह से करंट हमेशा ज्यादा बहती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो डेफिनेटली इस केस में आपकी जो वोल्टेज सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज होगी उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी, जो कि करंट को कह रहा होगा और आओ और आओ, समझ रहे हो, वेरिएशन को क्या करेगा, कम करेगा। तो आपका E हो जाएगा LdI/dt। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से होगा आपका I और E में क्या क्या केसेस बनते थे सारा हमने डिस्कस करा। फटाक से बच्चे इसे स्क्रीन पॉज करो, आप लोग नोट कर लो अपनी कॉपी पर। तो बच्चों आई होप सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन शुरुआत में मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को बताया था कि मैंने भाई स्विच ऑफ करते ही हाई स्पार्क होता है, क्यों होता है। देखिए ये आपका वायर है, जब आपका हीटर या रेफ्रिजरेटर जैसा लोड होता है तो इसके अंदर करंट बहुत ज्यादा होती है। मान लीजिए 16 एम्पियर बह रही है करंट, बहुत ज्यादा करंट होती है। यहां पर स्विच आपका कनेक्टेड है अभी, तो भाई इस हैवी करंट, और ये करंट एसी करंट होती है, टाइम वेरिंग करंट है एक, तो वैसे ही तो इस हैवी करंट से वैसे ही चारों तरफ फ्लक्स लिंक हो रहा होगा इस कंडक्टर से। इस कंडक्टर का खुद का सेल्फ फ्लक्स होगा। अब इस जो हैवी करंट है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी। अब ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट तो कह सकते होगी। अब बेटा ध्यान से समझना सारी बातों को, आप इसका कुछ इंडक्टेंस होगी, इस कंडक्टर की भी तो इंडक्टेंस होगी क्योंकि इससे फ्लक्स लिंक कर रहा है,
तो आपकी डेफिनेटली क्या होगी, इंडक्टेंस होगी। अब अगर हम देखें तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। करंट 16 एम्पियर की जा रही थी, आपने लिया खटाक से स्विच बंद किया, मान लो आपको लगे स्विच बंद करने में 1 माइक्रो सेकेंड, अरे भाई साहब, तो चेंज इन करंट क्या हुआ 1, इससे पहले क्या था 16 एम्पियर फाइनल, इनिशियल माफ कीजिएगा, इनिशियल 16 एम्पियर थी और फाइनल आपकी करंट हो गई 0। ठीक, फाइनल करंट 0 हो गई, स्विच जैसे ही बंद करा सर्किट ब्रेक हो गया, फाइनल करंट 0 हो गई, तो डेल्टा आई में चेंज यानी कि माइनस का 16। और अगर मैं बात करूं डेल्टा आई बाई डेल्टा टी की यानी कि डी आई बाई डी टी, मैं एवरेज की बात कर लेता हूं, तो माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1 माइक्रो सेकेंड, दैट इज 16 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6। और अगर मैं कहूं भाई बहुत कम रही इंडक्टेंस, बहुत कम रही इंडक्टेंस, मिली में ले लें, तो बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका मान लो 1 मिली हेनरी है इस वायर की, 1 मिली हेनरी, तो 1 इंटू 10 आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू क्या है 1 मिली हेनरी, तो 1 मिली हेनरी को 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 लिख सकता। डी आई बाई डी टी आपका 16 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6, बाप रे 16 किलो वोल्ट आपका जनरेट हो गया, 16 किलो वोल्ट। इतने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटी सी जगह में, इस स्विच में बहुत बड़ा गैप नहीं होता, ध्यान से देखो, मैं कह रहा स्विच के अंदर ये जो स्विच के दो टर्मिनल हैं इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप, 1 सेंटीमीटर का गैप है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना डेवलप हो गया इंडक्टेंस की वजह से, इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई एल होती है, V आपका 16 किलो वोल्ट है, L आपका 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, ये हो गया 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5, माफ कीजिएगा 6.6 ले लिया बच्चों मैंने, तो इतनी, अरे बाप रे, इतने के आसपास आपकी जो इस स्विच के दोनों टर्मिनल के बीच की एयर होती है बच्चों, ये हो जाती है आयनाइज, आयनाइज हो गई, इसमें से स्पार्क फ्लो कर जाता है। तो ये स्पार्क फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, इंडक्टर की वजह से हो रहा है। इंडक्टर का 2 पॉइंट याद रखिएगा, इंडक्टर का पहला पॉइंट ये याद रखिएगा कि इंडक्टर में आप जैसे ही करंट फ्लो कराओगे वैसे ही वो फुल अपोज करेगा। मान लो इंडक्टर है कोई, इसमें करंट अभी कुछ नहीं जा रही है, लेकिन जैसे ही आपने करंट फ्लो कराने की कोशिश करी फुल अपोज करेगा ये, तो फुल अपोज मतलब ये बहने ही नहीं देगा, यानी कि T इक्वल टू मान लो 0 निगेटिव, मैं 3 टर्म समय बता रहा हूं, T इक्वल टू 0 निगेटिव, T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू 0 पॉजिटिव। ये है स्विच जिस टाइम क्लोज किया, ये स्विच क्लोज करने से जस्ट पहले का समय और ये स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद का समय, तो तीनों समय में जो इंडक्टर में करंट रही थी वो सेम रहेगी। इंडक्टर हमेशा याद रखना सडन चेंज इन करंट का अपोज करता है। इंडक्टर कह देता है कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दिया मैं अपनी भी नहीं सुनता, तो मेरे अंदर से तुम करंट का वेरिएशन मत कराओ, पोटेंशियल चाहे कुछ भी हो, अगर तुमने करंट का वेरिएशन कराया मैं तुम्हारा अपोज करूंगा। करंट कांस्टेंट है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। करंट टाइम के साथ चेंज हुई, इंडक्टर हमेशा पोटेंशियल बनाएगा अपने टर्मिनल के अक्रॉस। अगर करंट में जो चेंज है बहुत कम समय में सिग्निफिकेंट भी है, आपका समय बहुत कम है और आपने करंट में चेंज सिग्निफिकेंट कर दिया, तब भी हैवी पोटेंशियल जनरेट होगा। तो ये इंडक्टर की प्रॉपर्टीज है बच्चों, याद रखना। इंडक्टर सडन चेंज का अपोज करता है, यानी कि अगर किसी सर्किट में इंडक्टर लगा है, आपने स्विच क्लोज किया तो ऑल ऑफ सडन करंट नहीं बहेगी, स्विच क्लोज करने के कुछ कुछ देर बाद धीरे धीरे करंट डेवलप होना चालू होगी इंडक्टर में, ऑल ऑफ सडन चेंज इंडक्टर में नहीं आता। ठीक है, तो आई होप सारे आंसर आपको समझ में आए होंगे, लेक्चर में मजा आया होगा। जो भी जैसा भी लगा मुझे जरूर बताना, कमेंट में लिखो और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ। अभी मैं चलता हूं, बाय बाय, जय हिंद।